लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 12 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। ऊपर हम लिख आए हैं कि जमींदारों और सरदारों को कमेटी में से अपने 3 साथियों और नाहर सिंह को ले मीर सिंह की खोज में खड़क सिंह बाहर निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने ज़मीन पर पड़ी हुई एक लाश देखी। लालटेन की रोशनी में चेहरा देखकर उन लोगों पर पहचाना, ये राजा का आदमी है। नाहर, मालूम होता है इस जगह राजा के आदमी और वीर सिंह से लड़ाई हुई है। खड़क सिंह, जरूर ऐसा हुआ है। ताज्जुब नहीं कि वीर सिंह को गिरफ्तार करके राजा के आदमी ले गए हों। नाहर सिंह, अगर इस समय हम लोग राजा के पास पहुंचेंगे तो वीर सिंह को जरूर पावेंगे। खड़क सिंह, मैं इस समय जरूर महाराज के पास जाऊंगा। क्या आप भी मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं? नाहर सिंह, चलने में कोई हर्ज क्या है, मैं ऐसा डरपोक नहीं हूँ, और जब आप ऐसे मददगार मेरे साथ हैं तो मैं किसी को कुछ नहीं समझता, फिर मुझे वहाँ पहचानता ही कौन है। खड़क सिंह, शाबाश, आपकी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर मैं इस समय वहाँ जाने की राय आपको नहीं दे सकता। क्या जाने कैसा मामला हो, आप इसी जगह कहीं ठहरे, मैं जाता हूँ। अगर वीर सिंह वहाँ आवेंगे तो ज़रूर आप अपने साथ ले आऊँगा कुछ सोचकर, मगर आप यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? नाहर सिंह, इसकी चिंता आप न करें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे सभी साथी लोग इधर उधर छिपे लुके ज़रूर होंगे। खड़क सिंह, अच्छा तो मैं अपने इन 3 आदमियों को साथ लिए जाता हूँ। अपने 3 आदमियों को साथ ले खड़क सिंह राजमहल की तरफ रवाना हुए। वहाँ ड्योढ़ी पर सिपाहियों ने राजा के हुक्म मुताबिक उन्हें रोका, मगर खड़क सिंह ने किसी की कुछ बात न सुनी। ज़्यादा हुज्जत करने का हौसला भी सिपाहियों में ना हुआ, क्योंकि वे लोग जानते थे कि खड़क सिंह नेपाल के सेनापति हैं। खड़क सिंह धड़धड़ाते हुए दीवान खाने में चले गए और ठीक उस समय वहां पहुंचे जब राजा करण सिंह अपने दोनों मुसाहिबों संबुदत और स्वरूप सिंह के साथ बातें कर रहा था और 4 आदमी एक लाश उठाए वहां पहुंचे थे। वह लाश वीर सिंह की ही थी और इस समय राजा के सामने रखी हुई थी। वीर सिंह मरा नहीं था, मगर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाने के कारण बेहोश था। एकाएक खड़क सिंह को वहां पहुंचते देख राजा को ताज्जुब हुआ और वह कुछ हिचका, चेहरे पर खौफ की निशानी फैल गई। उसने बहुत जल्द अपने को संभाल लिया, उठकर बड़ी खातिरदारी के साथ खड़क सिंह का इकबाल किया और अपने पास बैठाकर बोला, देखिए, बड़ी मेहनत और परेशानी से प्यारे लड़के के खूनी वीर सिंह को, जिसने शैतान नाहर सिंह छुड़ा ले गया था, मैंने फिर पाया है। खड़क सिंह, खूनी के गिरफ्तार होने में मैं आपको बधाई देता हूं। मैंने अच्छी तरह तहकीकात किया और निश्चय किया है कि वीर सिंह बड़ा ही शैतान और नमक हराम है। मैं अपने हाथ से इसका सिर काटूंगा। हाँ, मैं एक बात की और मुबारकबाद देता हूँ। राजा, वह क्या? खड़क सिंह, आपके भारी दुश्मन नाहर सिंह को भी इस समय मैंने गिरफ्तार कर लिया है। राजा खुश होकर, वाह वाह, यह बहुत बड़ा काम हुआ, इसके लिए मैं जन्म भर आपका एहसान मानूंगा। वह कहाँ है? खड़क सिंह, सिपाहियों के पहरे में, आप लाश कर भेज दीजिए। मैं मुनासिब समझता हूँ कि वीर सिंह को भी आप मेरे हवाले कीजिए और अपने आदमियों को हुक्म दीजिए कि मैं उसे उठाकर मेरे डेरे में पहुँचा आवे। कल मैं एक दरबार करूंगा जिसमें यहाँ की कुल रियाया को हाजिर होने का हुक्म होगा। उसी में महाराज नेपाल की तरफ से आपको एक पदवी दी जाएगी और बिना कुछ ज़्यादा पूछताछ किए इन दोनों को मैं अपने हाथ से मारूंगा। इसके सिवाय आपके 2-4 और भी हैं, उन्हें भी मैं उसी समय फांसी का हुक्म दूंगा। राजा, यह आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे दुश्मन और भी हैं? खड़क, महाराज नेपाल ने जब मुझको इधर रवाना किया तो तहकीकात कर दी और करण सिंह की मदद करना और खोज कर उनके दुश्मनों को मारना। हरिपुर की रियाया बड़ी बेईमान और चालबाज है। उन लोगों को चिढ़ाने के लिए मेरी तरफ से करण सिंह को यह एक पत्र और अधिराज की पदवी देना
उसी हुक्म के मुताबिक मैंने यहाँ पहुंचकर यहाँ के जमींदारों और सरदारों से मेल पैदा किया और उनकी गुप्त कमेटी में पहुंचा, जो आपके विपक्ष में हुआ करती है। बस फिर आपके दुश्मनों का पता लगाना क्या कठिन रह गया? राजा हंसकर, आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। मैं किसी तरह आपके हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता। आप मुझे अपना ताबेदार ही समझिए। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे वे दुश्मन कौन हैं? खड़क सिंह, इस समय मैं नाम न बताऊंगा। कल दरबार में आपके सामने ही सभा को कायल करके फांसी का हुक्म दूंगा। वो लोग भी ताज्जुब करेंगे कि किस तरह उनके दिल का भेद ले लिया गया। खड़क सिंह जब एकाएक दीवान खाने में राजा के सामने जा पहुँचे तो राजा बहुत ही घबराया और डरा, मगर उसने तुरंत अपने को संभाला और जी में सोचा कि खड़क सिंह के साथ जाहिरदारी करना चाहिए। अगर मौका देखूंगा तो इसी समय उन्हें भी कोप कर बखेड़ते करूंगा, किसी को कानो कान खबर भी न होगी। उधर खड़क सिंह के दिल में भी एकाएक यही बात पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं केवल 3 आदमी लेकर यहाँ आ पहुँचा सो ठीक न हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि राजा के साथ मुझे दगा करे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है। इस बात का पता लग चुका है कि कमेटी में एक आदमी राजा का पक्षपाती भी धोखा देकर घुसा हुआ है। उसकी जुबानी मेरी कुल कार्रवाई राजा को मालूम हो गई होगी। ताज्जुब नहीं कि वह इस समय दगा करे। इन बातों को सोचकर बुद्धिमान खड़क सिंह ने फौरन अपना ढंग बदल लिया और मतलब भरी बातों के फेर में राजा को ऐसा फंसा लिया कि वह चू तक न कर सका। उसे विश्वास हो गया कि खड़क सिंह मेरा मददगार है, इससे किसी तरह का उज्र करना मुनासिब नहीं। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि बीर सिंह को उठाकर सेनापति खड़क सिंह के डेरे पर पहुंचा आवे। खड़क सिंह भी दीवान खाने के नीचे उतरे और सड़क पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथी 3 बहादुरों में से 2 को मरहम पट्टी की ताकीद करके बीर सिंह के साथ जाने का हुक्म दिया तथा एक को तो अपने साथ ले उसी तरफ बढ़े जहां निहार सिंह को छोड़ आए थे। उस मकान से जिसमें कमेटी हुई थी थोड़ी दूर ही खड़क सिंह ने निहार सिंह को पाया। इस समय निहार सिंह अकेला न था, बल्कि 5 आदमी और भी उसके साथ थे, जिन्हें देख खड़क सिंह ने पूछा, कौन है निहार सिंह? इसके जवाब में निहार सिंह ने कहा, जी हाँ। खड़क सिंह, ये सब कौन है? निहार सिंह, मेरे साथियों में से जो इधर उधर घूम रहे थे और इंतजार में थे कि समय पड़ने पर मदद देंगे। खड़क सिंह, इतने ही हैं या और भी? निहार सिंह, और भी हैं। यदि चाहूँ तो आधी घड़ी के अंदर 100 बहादुर इकट्ठे हो सकते हैं। खड़क सिंह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज एकाएक लड़ाई हो जाना कोई ताज्जुब नहीं। निहार सिंह, बीर सिंह का पता लगा? खड़क सिंह, हाँ, उन्हें जख्मी करके करण सिंह के आदमी ले गए थे। उसी समय मैं भी वहाँ जा पहुँचा। फिर वहाँ मुझे क्यों कर छिप सकता था? आखिर उसे अपने कब्जे में किया और अपने आदमियों के साथ अपने डेरे में भिजवा दिया। निहार सिंह, बीर सिंह की कैसी हालत है? खड़क सिंह, अच्छी हालत है, कोई हर्ज नहीं। जख्म लगे हैं, मालूम होता है बहादुरी से लड़ने में कसर नहीं है। मेरे आदमियों ने पट्टी बांध दी होगी। अब देर न करो, चलो। राजा लोग सभी तक मेरे बैठा इंतजार कर रहे होंगे। निहार सिंह, जी हाँ, जब तक हम लोग जाएंगे वे लोग बेचैन रहेंगे। खड़क सिंह के पीछे पीछे अपने साथियों को लिए निहार सिंह फिर उस मकान में गया जिसमें कमेटी बैठी थी। कुल सरदार और जमींदार अभी तक वहां मौजूद थे। खड़क सिंह को देख सब उठ खड़े हुए। खड़क सिंह ने बैठने के बाद अपनी बगल से निहार सिंह को बिठाया और सबको बैठने का हुक्म दिया। निहार सिंह ने अपने साथियों में से एक आदमी को अपने पास बिठाया, जो अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए था। अनिरुद्ध सिंह, बीर सिंह का पता लगा? खड़क सिंह, हाँ, वह राजा के दागाबाज नौकरों के हाथ में फंस गया था। मैं वहां जाकर उसे छुड़ाकर आया और अपने डेरे भिजवा दिया। अब बच्चन सिंह और हरी सिंह को भी पहरे के साथ हमें लश्कर में भिजवा देना चाहिए। तुरंत हुक्म की तालीम हुई। कई सिपाहियों को पहरे पर से बुलवाकर 2 बेईमान उन्हें सुपुर्द किए गए और एक बहादुर सरदार उनके साथ पहुंचने के लिए कहा गया। खड़क सिंह निहार सिंह की तरफ देखकर, हाँ, तो करण सिंह का लड़का जीता है, उसे तुम दिखा सकते हो? निहार सिंह, जी हाँ,
उसे जीते रहने का एक सबूत तो मेरे पास इसी समय मौजूद है। खड़क सिंह, वह क्या? नाहर सिंह ने एक पत्र कमर से निकालकर खड़क सिंह के हाथ में दिया और पढ़ने के लिए कहा। यह वह चिट्ठी थी जो नदी में तैरते हुए रामदास को गिरफ्तार करने के बाद उनकी कमर से निहार सिंह ने पाई थी। इसे पढ़ते ही गुस्सैल खड़क सिंह की आंखें लाल हो गईं। खड़क सिंह, बेशक यह कागज़ राजा के हाथ का लिखा हुआ है, फिर उसकी मोहर भी मौजूद है। इससे बढ़कर कोई किसी सबूत की हमें ज़रूरत नहीं। सब सूरज सिंह का पता न भी लगे तो क्या हर्ज नहीं। अनिरुद्ध सिंह के हाथ में चिट्ठी देकर, लो पढ़ो और बाकी सबों को भी पढ़ने को कहो। एकाएक ही वह चिट्ठी सबों के हाथ में गई और सभी ने पढ़कर इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि वीर सिंह निर्दोष निकला। अनिरुद्ध खड़क सिंह से, अब मालूम हो गया कि हम लोगों की जो दरख्वास्त नेपाल गई थी वह व्यर्थ नहीं थी। खड़क सिंह, बेशक। नाहर सिंह की तरफ देखकर, हाँ, आपने कहा था कि वीर सिंह का असल हाल आप नहीं जानते। वह कौन सा हाल है, क्या आप कह सकते हैं? नाहर सिंह, हाँ, मैं कह सकता हूँ यदि आप लोग दिल से सुनने। खड़क सिंह, जरूर सुनेंगे। नाहर सिंह ने करण सिंह और करण सिंह राठौर का हाल और अपने बचने का सबब जो वीर सिंह से कहा था इस जगह खड़क सिंह और सब सरदारों के सामने कह सुनाया और इसके बाद वीर सिंह को कैद से छुड़ाने का हाल और अपनी बहन सुंदरी का भी वह पूरा हाल कहा जो तारा के बाबा जी के बयान किया था। सुंदरी का हाल बहुत कुछ नाहर सिंह को पहले से ही मालूम था। बाकी हाल जो तारा ने वीर सिंह से कहा था वह वीर सिंह ने अपने बड़े भाई नाहर सिंह को भी सुनाया था। वीर सिंह का यही जानता था कि उसकी स्त्री तारा ने जिसे अहिल्या का हाल उससे कहा था वही उसकी बहन सुंदरी ही है। जब नाहर सिंह और वीर सिंह से मुलाकात हुई और अपनी बहन सुंदरी का नाम नाहर सिंह से सुना तब उसे मालूम हुआ कि अहिल्या सुंदरी ही वह बहन है। नाहर सिंह की जुबानी करण सिंह का किस्सा सुनकर सभी को जी बेचैन हो गया। आंखों में आंसू भरकर सबों ने लंबी सांस ली और बेईमान करण सिंह राठौर को गालियां देने लगे। थोड़ी देर तक सबों के चेहरे पर उदासी छाई रही, मगर फिर क्रोध से सभी का चेहरा लाल कर दिया गया और सभी के दांत पीस कर कहा कि हम लोग ऐसे नालायक राजा की ताबेदारी नहीं कर सकते। हम लोग अपने हाथों से राजा को सज़ा देंगे और असली राजा करण सिंह के लड़के विजय सिंह नाहर सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठावेंगे। हम लोग चंदा करके रुपये बांटेंगे और फौज तैयार करके विजय सिंह और वीर सिंह को सरदार बनावेंगे, इत्यादि इत्यादि। जोश में आकर बहुत सी बातें सरदारों ने कही और इस समय खड़क सिंह ने भी अपनी फ़ौज की सहित जो नेपाल से साथ लाए थे वीर सिंह और नाहर सिंह की मदद करना कबूल किया। नाहर सिंह, मेरी बहन सुंदरी का हाल थोड़ा सा और बाकी है जिसे आप चाहें तो सुन सकते हैं। यह हाल मुझे इनकी अपने बगल में बैठे हुए साथी की ओर इशारा करके जुबानी मालूम हुआ। सरदार, हाँ हाँ, ज़रूर सुनेंगे। ये कौन है? नाहर सिंह, यह आपका हाल खुद अपने मुंह से बयान करेंगे। खड़क सिंह, मगर इनको चाहिए कि अपने चेहरे से नकाब हटा दे। नाहर सिंह के ये साथी महाशय जो उनके बगल में बैठे थे वे ही बाबू साहब थे जो गोद में एक लड़का को लेकर सुंदरी के मिलने के लिए किले के अंदर तहखाने में गए थे। इन्हें पाठक अभी भूले न होंगे। खड़क सिंह के कहते ही बाबू साहब ने कोई हर्ज नहीं कहकर अपने चेहरे से नकाब हटा दी और बेचारी सुंदरी का बाकी हिस्सा कहने लगे। इन्हें इस शहर में कोई भी पहचानता नहीं था। बाबू साहब, सुंदरी अहिल्या के नाम से बहुत दिनों तक इस नालायक राजा का कहीं रही। राजा की पाप भरी आंखों का अंदाज रानी को मालूम हो गया हो और उसने चुपके से सुंदरी को अपने नहर भेजकर बाप को कहला भेजा कि उसकी शादी कर दी जाए। सुंदरी की शादी मेरे साथ हो गई और वह बहुत दिनों तक मेरे घर में रही। एक लड़की और इसके बाद एक लड़का भी पैदा हुआ। तब तक राजा को सुंदरी का पता न लगा, मगर वह खोज लगाता ही रहा। आखिर मालूम होने पर उसने सुंदरी को चुरा मंगाया और उसके साथ जिस तरह बर्ताव किया वह आप बहादुर सिंह की जुबानी सुन चुके हैं। वीर सिंह,
बेचारी लड़की जिस तरह से मारी गई उसे याद करके कलेजा फटता है। सुंदरी को राजी करने के लिए राजा ने बड़े कुछ उद्योग किए, मगर उस बेचारी ने अपना धर्म न छोड़ा। आखिर राजा ने उसे गुप्त रीति से किले के अंदर के एक तहखाने में बंद किया और उसकी लड़की का खून एक कटोरे में भरकर और मसाले में जमा कर एक चौकी पर उसके सामने रख दिया, जिसमें वह दिन रात उसे देखकर और कुम्हड़ा करे। अपने लोग कुछ समझते करते हैं कि उस बेचारी की क्या हालत होगी और उस कटोरे भर खून की तरफ देख देख कर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर वाह रे सुंदरी, फिर भी उसने अपना धर्म न छोड़ा। बाबू साहब ने इतना ही कहा था कि सबों के मुंह से वाह रे सुंदरी, शाबाश शाबाश, धर्म पर दृढ़ रहने वाली औरत ऐसी तेरी कहाँ की होगी की आवाज़ आने लगी। बाबू साहब ने फिर कहना शुरू किया, बाबू साहब, जब सुंदरी कैदखाने में सबब की गई तो कई लोंडियाँ उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी गईं। उनमें से एक लोंडी सुंदरी पर दया करके और अपनी जान पर खेलकर वहाँ से भाग निकली। उसने मेरे पास पहुँचकर सब हाल कहा और अंत में उसने सुंदरी का यह संदेश मुझे दिया कि लड़के को लेकर मुझे एक नज़र देखने के लिए बुलाया है। जिस तरह बने आकर मिलो। सुंदरी का हाल सुन मेरा कलेजा फट गया। मैं इस शहर में आया और उससे मिलने का उद्योग करने लगा। इस फेर में बरस भर से ज़्यादा बीत गया। बहुत पैसा खर्च किया और कई आदमियों को अपना पक्षपाती बनाया। आखिर 2 ही 3-4 दिन हुए हैं कि किसी तरह छोटे बच्चे को जो राजा के हाथ से बच गया मेरे पास था, लेकर किले के अंदर तहखाने में गया और उससे मिला। कैदखाने में उसकी जैसी व्यवस्था मैंने देखी कह नहीं सकता। इत्तेफाक से उसी दिन नाहर सिंह ने वीर सिंह को कैदखाने से छुड़ाया था और यही हाल मुझे मालूम था। बल्कि वीर सिंह के छुड़ाने की खबर कई पहरे वालों को भी लग गई थी, मगर वे लोग राजा के दुश्मन और वीर सिंह के पक्षपाती हो रहे थे, इसलिए नाहर सिंह के काम में विघ्न न पड़ा। सुंदरी जानती थी कि वीर सिंह उसका भाई है, मगर राजा के जुल्म से उसे हर तरह से मजबूर कर रखा था। वीर सिंह के कैद होने का हाल सुनकर सुंदरी और भी बेचैन हुई, मगर जब मैंने उसे छूटने का हाल कहा तो फिर खुश हुई। मैं तहखाने में सुंदरी से बातचीत कर ही रहा था कि राजा का मुसाहिब बेईमान हरि सिंह वहाँ जा पहुँचा। उस समय सुंदरी मेरी और अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गई। आखिर खैर सिंह उसी समय मुझसे लड़कर मारा गया और मैं उसकी लाश एक कंबल में बांध और एक लड़के को एक लोंडी की गोद में दे अपने साथ तहखाने से बाहर निकला और मैदान में पहुंचा। वहाँ नाहर सिंह के 2 आदमियों से मुलाकात हुई। मुझे नाहर सिंह और वीर सिंह से मिलने का बहुत शौक़ था और उन लोगों से भी मुझे अपने साथ ले चलना मंजूर किया। खैर हरि सिंह की लाश गाड़ दी गई, लोंडी वापस कर दी गई और मैं लड़के को लेकर उन 2 आदमियों के साथ नाहर सिंह की तरफ रवाना हुआ। उसी समय राजा के कई सवार भी वहां आ पहुंचे जो नाहर सिंह की खोज में घोड़ा फेंकते उसी तरफ जा रहे थे। हम लोगों को भी डर हुआ कि अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर ईश्वर ने बचाया। एक पुल के नीचे छिपकर हम लोग बच गए और नाहर सिंह और वीर सिंह से मिलने की नौबत आई। खड़क सिंह, लड़का अब कहाँ है? बाबू साहब नाहर सिंह की तरफ इशारा करके, इनके आदमियों के सुपुर्द है। खड़क सिंह, तुम लोगों का हाल बड़ा ही दर्दनाक है, सुनने से कलेजा कांपता है। लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि बेचारी तारा कहाँ है और उस पर क्या बीती। नाहर सिंह, तारा का हाल मुझे मालूम है, मगर मैंने अभी तक वीर सिंह से नहीं कहा। एक सरदार, तो इस समय भी उसका कहना शायद आपको मुनासिब न समझते हो। नाहर सिंह, कहने में कोई भी हर्ज नहीं। खड़क सिंह, तो कहिए। नाहर सिंह, ऊपर के हाल से आपको इतना तो जरूर मालूम हो गया होगा कि बेईमान राजा ने तारा के बाप सुजान सिंह को इस बात पर मजबूर किया था कि वह तारा का सिर काट लावे। खड़क सिंह, हाँ, इसलिए कि सुजान सिंह ने दीवान खाने की छत पर से लोंडियों को गिरफ्तार किया मगर तारा को छोड़ दिया था। नाहर सिंह, ठीक है, राजा यह भी चाहता है कि तारा यदि राजा के साथ रहना स्वीकार करे तो उसकी जान छोड़ दी जाए।
इस काम के लिए समझने बुझाने पर हरि सिंह मुकर्रर किया गया था, मगर तारा ने कबूल न किया। जिस समय वीर सिंह के बाग में सुजान सिंह अपनी लड़की तारा की छाती पर सवार हो उसे मारना चाहता था, मैं भी वहाँ मौजूद था। उस समय एक साधु महाशय भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने मेरी तारा को छुड़वाने में मदद की। इस समय तारा उन्हीं के यहाँ है। खड़ग सिंह, आपने एक साधु फकीर की हिफाजत में तारा को क्यों छोड़ दिया? उस साधु का क्या भरोसा? नाहर सिंह, उस साधु का मुझे बहुत भरोसा है, वे बड़े ही महात्मा है। यह तो मैं नहीं जानता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, मगर वे किसी से मिलते जुलते नहीं, निराले जंगल में रहा करते हैं। मुझ पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। मैंने सब हाल उनसे कह दिया है और अक्सर उन्हीं की राय से सब काम किया करता हूँ। उनके खाने पीने का इंतजाम भी मैं ही करता हूँ। खड़ग सिंह, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? नाहर सिंह, इस बात को तो शायद वह नामंजूर करें। आसमान की तरफ देखकर, अब तो सवेरा हुआ ही चाहता है, मेरा शहर में रहना मुनासिब नहीं। खड़ग सिंह, अगर आप मेरे यहाँ रहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। नाहर सिंह, ठीक है, मगर ऐसा करने से कुछ विशेष लाभ भी तो नहीं है। वीर सिंह को मैं अपने सुपुर्द करता हूँ और बाबू साहब को आप अपने साथ ले जाता हूँ। फिर जब और जहाँ कहिएगा हाजिर होऊंगा। खड़ग सिंह, खैर ऐसा ही, मगर सही। एक बात और सुन लो। नाहर, वह क्या? खड़ग सिंह, उस समय जब मैं वीर सिंह को छुड़ाने के लिए राजा के पास गया था तो समयानुसार मुनासिब समझकर उसी की मतलब की बातें की थी। मैं कह गया था कि कल एक आम दरबार करूंगा और तुम्हारे दुश्मनों तथा वीर सिंह को फांसी का हुक्म दूंगा। उसी दरबार में महाराज नेपाल की तरफ से तुमको अधिराज की पदवी भी दी जाएगी। ये बात मैंने कई मतलबों से कही थी। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह, बात तो बहुत अच्छी है। इस दरबार में बड़ा मज़ा रहेगा। कई तरह के गुल खिलेंगे, मगर साथ ही इस सफाद भी खूब मचेगा। ताज्जुब नहीं कि राजा बिगड़ जाए और लड़ाई हो बढ़े। इसमें मेरी राय है कि कल का दिन आप टाल दें और लड़ाई का पूरा बंदोबस्त कर लें। इस बीच में भी मैं अपने को हर तरह से दुरुस्त कर लूँगा। खड़ग सिंह, और सरदारों की तरफ देखकर आप लोगों की क्या राय है? सरदार, नाहर सिंह का कहना बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को लड़ाई के लिए तैयार होकर ही दरबार में जाना चाहिए। हम लोग भी अपने सिपाहियों की दुरुस्तानी करना चाहते हैं। कल का दिन टाल दिया जाए तभी अच्छा रहेगा। खड़ग सिंह, खैर ऐसा ही सही। गुप्त रीति से राय के तौर पर 2-4 बातें और करने के बाद दरबार बर्खास्त किया गया। बाबू साहब को साथ ले नाहर सिंह चला गया। सरदार लोगों को अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। खड़ग सिंह अपने डेरे पर आए और वीर सिंह को होश में पाया। उनसे सब कुछ हाल कहा सुना और उनका इलाज कराने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 12, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में।